नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा राजस्थान में लोकसभा चुनाव 25 सीटों पे हुए हैं और बता देता हूं, वैसे देश में 543 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं। टोटल 7 चरणों में ये 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ है होगा। 7 चरणों में से वैसे बता देता हूँ, राजस्थान की 25 सीटों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करूँगा। कहाँ से कौन किस पार्टी का उम्मीदवार और किस सीट पर कितने उम्मीदवारों के साथ मुकाबला है और किसका पक्ष मजबूत है, उसको लेकर के इस वीडियो में चर्चा करूँगा। यानी कि राजस्थान में 2 चरणों में मतदान हुए थे। पहले चरण में 12 सीटों पर और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को, तो वहीं दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को संपन्न हुए थे। और उसमें किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट था और किसकी टक्कर मानी जा रही है, उसको लेकर के इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ। वैसे बता देता हूँ, राजस्थान में 25 सीटों पर टोटल कितने दल के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो उसको लेकर के बता देता हूँ। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद बसपा का भी, और उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एनडीए गठबंधन में नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ था और उसमें से एक सीट पर भी उनकी सहमति बनी थी, नागौर सीट। उसके साथ ही निर्दलीय भी कुछ उम्मीदवार यहाँ राजस्थान से अपना नामांकन दाखिल करके अपना चुनावी कैंपेन लगे हुए थे। वहीं आम आदमी पार्टी, तो ऐसे तमाम दलों को लेकर के चर्चा करूँगा। कौन सी सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार थे, किसको कहाँ से कितना वोट मिला, उस चीज़ों को लेकर के चर्चा रहेगी। वैसे बसपा बहुजन समाज पार्टी जो एक ऐसी तीसरा दल है जिसके 25 के 25 सीटों पर उम्मीदवार थे। पहली बात कर लेता हूँ अलवर की। अलवर सीट से भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से ललित यादव। तो इसमें से ये सीट जो इस सीट का समीकरण निकाला जाए, इस सीट पे ज़्यादातर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव जो एक मजबूत स्थिति में है, उनकी जीतने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। तो वहीं अलवर से बसपा बहुजन समाज पार्टी से भी फजल हुसैन को उतारा था। उन्होंने भी अपने प्रत्यक्ष एक बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी के तौर पे अच्छा दमखम दिखाया है। लेकिन यहाँ तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ कुछ निर्दलीयों के चलते यहाँ से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आई। तो वहीं बात कर लेता हूँ झालावाड़ सीट से वो दुष्यंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद है यहाँ से दुष्यंत सिंह, पिछला चुनाव भी जीत के गए थे और वसुंधरा राजे के पुत्र हैं दुष्यंत सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिनके पुत्र हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं इस सीट पे। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के उर्मिला जैन भाया के साथ है। उर्मिला जैन भाया प्रखर जैन भाया की मिसेज है, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बसपा से चंदा सिंह किराड़ को उम्मीदवार बना करके वो भी इस चुनावी मैदान में है। तो यहाँ से दुष्यंत सिंह अच्छी स्थिति में मजबूत लगते हुए नज़र आ रहे हैं। एग्जिट पोलों के हिसाब से माना जाए तो वहाँ से दुष्यंत सिंह की स्थिति काफ़ी हद तक
मजबूत मानी जा रही हैं। उर्मिला जैन भाया, जिनका प्रचार प्रसार अच्छा दिखा, लेकिन वो दुष्यंत सिंह की कंपेरिजन में उतना अच्छा नहीं है। दुष्यंत सिंह यहाँ से पूर्व सांसद भी हैं और उनका वर्चस्व माना जाता है इस सीट पे। उनका पलड़ा यहाँ से भारी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई भी दिखती है। तो वहीं बात कर लेता हूँ करौली की। करौली से इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहीं भजन लाल जाटव को नेशनल कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया अपना। तो वहीं अपने बहुजन समाज पार्टी, जिसने यहाँ से विक्रम सिंह को करौली और धौलपुर लोकसभा सीट है उसके लिए उम्मीदवार घोषित किया है। तो यहाँ से इंदु देवी जाटव और भजन लाल जाटव दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इस सीट पर इंदु देवी को भजन लाल जाटव टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सीट पर दोनों की टक्कर मानी जा रही है। तो वहीं बात कर लेता हूँ कोटा की। कोटा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। ओम बिरला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था लोकसभा सीट के लिए। ओम बिरला जो पूर्व सांसद भी है और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो उनके सामने प्रहलाद गुंजल को जो उनको उम्मीदवार बनाया है। प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला दोनों के बीच इस सीट पे टक्कर मानी जा रही है। ये सीट काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई नज़र आएगी। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी, जिसने भी अपना उम्मीदवार धनराज यादव को बनाया है, उन्होंने भी अच्छा दमखम दिखाया था। धनराज यादव जिनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया बहुजन समाज पार्टी, और निर्दलीयों के साथ यहाँ से कुछ स्पष्टीकरण ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ से ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, जिनकी स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्रहलाद गुंजल से काफ़ी हद तक अच्छी मानी जा रही है। तो वहीं राजसमंद की बात कर लेता हूँ। राजसमंद सीट को लेकर के कुछ चर्चाएं चल रही थी। मानवेंद्र सिंह जसवल को लेकर के भी, दिव्या कुमारी जो यहाँ से पूर्व सांसद थी, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया। उसके बाद चर्चाएं चल रही थी कि मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से महिमा विश्वेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और वे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और उनका अच्छा चुनावी कैंपेन रहा और सामने थे सुदर्शन रावत। तो वहीं यहाँ से बसपा ने रामकिशन भादु को उम्मीदवार बनाया था। रामकिशन भादु के साथ और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की महिमा विश्वेंद्र सिंह की काफ़ी हद तक स्थिति मजबूत दिखी। ये भारतीय जनता पार्टी के सीट पक्ष में जाती हुई नज़र आती हैं। ये राजसमंद सीट जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित रहेगा एक बार फिर। यहाँ से पूर्व सांसद दिव्या कुमारी को यहाँ से विधानसभा का चुनाव, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उम्मीदवार बनाया गया और वे उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो उन्हें लोकसभा सीट से न उतार करके महिमा विश्वेंद्र सिंह को उतारा था और उनकी स्थिति भी काफ़ी हद तक मजबूत लगी और वे यहाँ से ये सीट जीतते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो वहीं बात कर लेता हूँ टोंक से। सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो वहीं बात कर लेता हूँ कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से हरीश चंद्र मीणा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और वो इस चुनावी मैदान में थे। दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है टोंक सीट से। वैसे बता देता हूँ सचिन पायलट यहाँ से
चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार सचिन पायलट को चुनाव न लड़ा करके हरिचंद्र मीणा को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया है। तो यहाँ से दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आगे मैं बात कर लेता हूँ अजमेर सीट, जहाँ से अजमेर सीट पे भागीरथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भागीरथ चौधरी के सामने रहेंगे रामचंद्र चौधरी, और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने रामदेव गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पे तीनों के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। किसी भी उम्मीदवार को यहाँ से साफ तौर पे हम ये नहीं कह सकते हैं कौन यहाँ इस सीट पे बाजी मार रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से टक्कर देती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ ही कांग्रेस पार्टी रामचंद्र चौधरी अन्यों के साथ और भारतीय जनता पार्टी को भी कड़ी टक्कर के साथ इस चुनावी मैदान में परिणाम आएंगे, तब जाकर के ये स्थितियाँ स्पष्ट होगी। लेकिन यहाँ से इस सीट पे टक्कर मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्यों के साथ। तो वहीं बात कर लेता हूँ जयपुर की। जयपुर से मंजू शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी प्रताप सिंह खाचरियावास को, लेकिन इससे पहले सुनील शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद पार्टी के कुछ आला अधिकारियों ने उनके बदले उनकी टिकट को बदल करके प्रताप सिंह खाचरियावास को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर सिविल लाइन्स से एक बार एमएलए भी रह चुके हैं। पिछला विधानसभा का चुनाव हार करके इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आए हुए हैं। तो यहाँ पे उनका अच्छा वर्चस्व भी है, अच्छा वोट बैंक भी है उनका। और वहीं तो बहुजन समाज पार्टी से राजेश तंवर को यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारा है। तो यहाँ से स्पष्ट ये होता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास की स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत लगती है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव हार गए और यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और एक बार सांसद भी रहे हुए हैं। तो उनके पक्ष की स्थितियाँ काफ़ी हद तक मंजू शर्मा से बेहतर लगती हैं। यहाँ से प्रताप सिंह खाचरियावास मंजू शर्मा को और राजेश तंवर को और अन्यों को भी काफ़ी हद तक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बात कर लेता हूँ जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण से यहाँ से राव राजेंद्र जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया गया था और वे चुनावी मैदान में थे। तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी से अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया हुआ था। अनिल चोपड़ा चुनावी मैदान में अनिल चोपड़ा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना करके उतारा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से हनुमान शाह जगरवाल को अपना उम्मीदवार बना करके चुनावी मैदान में बड़ी टक्कर के साथ तीनों उम्मीदवार यहाँ से अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस के हैं वे भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र को टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ से इस सीट के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूत स्थिति में है और ना ही बोल सकते हैं कांग्रेस। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी उसके उम्मीदवार भी काफ़ी हद तक अच्छा वोट बैंक खींच सकते हैं अपनी तरफ से। तो वो इस सीट पर किसको कितना नुकसान पहुँचाते वो चीज़ 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इस सीट पे काफ़ी हद तक टक्कर मानी जा रही है। किसी एक उम्मीदवार को यहाँ से नहीं बोल सकते हैं कि ये जीत रहा है। वहीं बात कर लेता हूँ उदयपुर सीट को लेकर के। उदयपुर सीट से मन्नालाल रावत जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मन्नालाल रावत मैदान में हैं। तो वहीं अपनी कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके उम्मीदवार ताराचंद मीणा, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से दलपत राम गरासिया को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो सीधा साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि टक्कर ताराचंद मीणा और मन्नालाल रावत के बीच मानी जा रही है, न कि तीसरे उम्मीदवार के साथ। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी
काफ़ी अच्छे वोट बैंक खींच सकती हैं और इस सीट पर जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात कर लेता हूँ दौसा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कन्हैयालाल मीणा को, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सोनू धावक को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कन्हैयालाल और मुरारी लाल मीणा दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। ये सीट जिसपे काफ़ी संख्या में मीणाओं के वोट हैं, तो उस सीट को यहाँ पे दोनों कन्हैयालाल मीणा और मुरारी लाल मीणा दोनों के बीच इस सीट पे टक्कर मानी जा रही है। कुछ स्पष्टीकरण ये नहीं कर सकते हैं कि इस सीट पे कौन जीत रहा है, दोनों के बीच कड़ी टक्कर रहेगी। बहुत कम ही मार्जिन से कोई जीतता हुआ नज़र आ सकता है। तो मैं ही बात कर लेता हूँ भरतपुर से रामस्वरूप कोहली को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने संजना जाटव को, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इंजीनियर अंजिला को उम्मीदवार बनाया है। तो इस सीट पर रामस्वरूप कोहली भी अच्छा वोट बैंक खींचते हुए नजर आएंगे। तो वहीं संजना जाटव जो भी अच्छा वोट बैंक लेके जाने की स्थिति में हैं, तो वहीं इंजीनियर अंजिला जिनके भी अच्छे वोट रहेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट ये बोल सकता हूँ कि बहुत कम ही मार्जिन से रामस्वरूप कोहली जीत सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का जो नेतृत्व नरेंद्र मोदी, उसके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे चुनाव लड़ रही है, मोदी के नेतृत्व में, मोदी के चेहरे पे, तो यहाँ से भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है और ये सीट उनके खाते में जा सकती है। तो वहीं बात कर लेता हूँ आगे में बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री भी हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के रहे हुए हैं, और उनके सामने गोविंद राम मेघवाल जो पिछला चुनाव हारे हैं, इनके सामने उनके बीच, और वहीं बहुजन समाज पार्टी से खेताराम, तीनों आरक्षित सीट है। तो यहाँ से तीनों एक ही कम्युनिटी के उम्मीदवार हैं। तो इसमें से इस बार अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उनके पक्ष में अच्छा रेस्पॉन्स रहा है जनता का। वहाँ से अर्जुन राम मेघवाल गोविंद राम और खेताराम को अच्छी टक्कर दे सकते हैं और यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीत हासिल भी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बात कर लेता हूँ चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और पूर्व सांसद भी हैं, यहाँ से उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं उनके सामने उदयलाल अंजना हैं कांग्रेस पार्टी से, तो वहीं राधेश्याम भादु जो बसपा से उनके सामने चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ से जो सीपी जोशी जी हैं, उनके सामने हाल ही के टाइम में एक निर्दलीय के तौर पे भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे थे चंद्रभान सिंह आकिया, उनको मनाने के बाद से इस सीट पर चंद्रभान सिंह आकिया का सीपी जोशी के साथ आने से चंद्रभान सिंह आकिया यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और सीपी जोशी ने मिलकर के सीपी जोशी के नेतृत्व में उनको मना लिया गया और भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल कर लिया गया। और उसके बाद से यहाँ से सीपी जोशी की स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत होती हुई नजर आई और यहाँ से वे उदयलाल अंजना को काफ़ी मार्जिन से पीछे छोड़ते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं बात कर लेता हूँ चूरू सीट से देवेंद्र झांझड़िया को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हुए हैं, तो उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ये उनके सामने पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद राहुल कुशवाहा, जिनका टिकट काट करके देवेंद्र झांझड़िया को दिया गया था, और उससे राहुल कुशवाहा काफ़ी नाराज़ दिखे थे और नाराज़गी के
चलते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में गए और वहाँ से उनको टिकट भी मिला यहाँ से चूरू सीट का। राहुल कुशवाहा और यहाँ से देवेंद्र झांझड़िया, जिनके बीच में राहुल कुशवाहा की स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत मानी जा रही है। राहुल कुशवाहा यहाँ से पिछला सांसद का भी चुनाव लड़े हुए और जीते हुए भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने किसी कारणवश से उनका टिकट काटा और उसके बाद वे कांग्रेस में गए और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट दिया और अच्छी स्थिति में उनके साथ सहानुभूति का भी अच्छा योगदान रहा है। यहाँ से ये सीट राहुल कुशवाहा एक तरफा जीतते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से उनके साथ वोट बैंक और उनके साथ जनसैलाब दिखता था, उससे देवेंद्र झांझड़िया उनकी टक्कर से जब से उनका टिकट कटा था राहुल कुशवाहा कांग्रेस में गए, उससे लेकर के अभी तक कहीं भी रेस में नहीं दिखी। ये सीट कांग्रेस पार्टी अच्छे मार्जिन से जीती हुई नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा वोटों से राहुल कुशवाहा जीतते हुए भी नज़र आ सकती हैं। तो वहीं बात कर लेता हूँ सीकर से सुमेधानंद स्वामी को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद भी हैं सुमेधानंद स्वामी और उनके सामने कांग्रेस पार्टी से अमरा राम है। तो यहाँ से सुमेधानंद स्वामी एक तरफा जीतते हुए भी नज़र आएंगे, ना कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का कुछ वर्चस्व दिख सकता है, इतने खासे वोट न कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सुमेधानंद स्वामी अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत हासिल करेंगे। इस सीट पे सुमेधानंद अमरा राम को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, बड़े मार्जिन से जीत यहाँ से दर्ज करेंगे सुमेधानंद स्वामी सीकर से। तो वहीं गंगानगर से प्रियंका बैलान बीजेपी से, तो उनके सामने कुलदीप इंदौरा, ये इस सीट पे टक्कर मानी जा रही है। ना बोल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, ना बोल सकता हूँ कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। यहाँ से दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है और निर्दलीय और अन्यों के साथ बसपा से भी उनको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वे किस पार्टी के वोट को बिगाड़ने का काम करेंगे, वे अच्छे वोट खींचते हैं तो दोनों दलों के उम्मीदवारों को यहाँ से नुकसान होगा और किस उम्मीदवार के पक्ष में ज़्यादा वोट, किस उम्मीदवार के ज़्यादा वोट तोड़ने की कैपेसिटी रखेंगे वो कुछ स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन यहाँ से इस सीट पे काफ़ी टक्कर मानी जाएगी गंगानगर से। तो वहीं बात कर लेता हूँ झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये अच्छी स्थिति में भी हैं शुभकरण चौधरी। तो वहीं विजेंद्र ओला को कांग्रेस पार्टी ने, तो वहीं भागीरथ नारनौलिया को बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से साफ तौर पे ये बोल सकता हूँ शुभकरण चौधरी काफ़ी हद तक अच्छी मजबूत स्थिति में हैं और उनके जीतने के अनुसार भी काफ़ी हद तक ज़्यादा माने जा रहे हैं। तो वहीं बात कर लेता हूँ सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट नागौर को लेकर के बात करता हूँ। नागौर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा, जो पूर्व विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आई कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, उन्होंने वहाँ से कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नागौर लोकसभा सीट के अंदर अच्छा वोट बैंक बढ़ा है और वहाँ से 2 बार वे विधानसभा का चुनाव भी जीते हुए हैं ज्योति मिर्धा। उनका सामना होना है हनुमान बेनीवाल से, जो इंडिया अलायंस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी से उनका गठबंधन हुआ था एक सीट पे और वो यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे उनका मुकाबला हनुमान बेनीवाल का ज्योति मिर्धा से है। और यहाँ से स्पष्ट ये कर देता हूँ, इस सीट पे हनुमान बेनीवाल को ज्योति मिर्धा कड़ी टक्कर दे सकती हैं। कुछ सूत्रों की माने तो वहाँ से कांग्रेस के कुछ लीडर ज्योति मिर्धा को अंदरूनी समर्थन भी दे चुके थे और वो हनुमान बेनीवाल से कुछ नाराजगियाँ भी चल रही थी, उससे यहाँ दोनों के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ से हनुमान बेनीवाल को चुनाव हार सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल वर्तमान टाइम में खींवसर के विधायक हैं
और वे पिछला लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीते हुए थे। नागौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था और वे अच्छे मार्जिन से जीते थे। और तभी उनके सामने कांग्रेस पार्टी से ज्योति मिर्धा थी, उनको हराया था। उसका बदला इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ज्योति मिर्धा निकाल सकती हैं। ये मुकाबला मुकाबला होगा। इसमें ज्योति मिर्धा के जीतने के आसार ज़्यादा माने जा रहे हैं और हनुमान बेनीवाल के हारने की भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। तो वहीं बात कर लेता हूँ पाली सीट की। पाली सीट जिस पे पीपी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और वो यहाँ से पूर्व सांसद भी हैं और उनका अच्छा कार्यकाल भी रहा है। और उनके सामने संगीता बेनीवाल को नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नया चेहरा इस सीट पे उतारा है संगीता बेनीवाल। टिकट से पहले काफ़ी नाम चर्चा में थे, लेकिन उसके बाद संगीता बेनीवाल पे मोहर लगी थी नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उनको मैदान में था। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से महेंद्र रेगर को उन्होंने अपना प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने घोषित किया। यहाँ से कुछ भारतीय जनता पार्टी का स्थिति मजबूत मानी जा रही है इस सीट पर। तो वहीं बात कर लेता हूँ बांसवाड़ा सीट को लेकर के। बांसवाड़ा यहाँ पर नामांकन खत्म होने से कुछ समय पहले नामांकन जो थे वो जो ख़त्म होने वाला था उससे कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ने अर्जुन बामणिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बामणिया ने आखिर समय तक अपना नामांकन भी दाखिल नहीं किया। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया लेकिन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। इससे पहले अरविंद डामोर ने कांग्रेस के डंपी कैंडिडेट के रूप में इस सीट पर नामांकन दाखिल किया था और इस सीट पर भाजपा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को उम्मीदवार बनाया हुआ था और आदिवासी पार्टी यानी कि बाप से राजकुमार रौत उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे कड़ी टक्कर मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और बाप से दोनों के बीच में, ना कि कांग्रेस के साथ। यहाँ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय अच्छा खासा वोट ले जा सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ जालौर सिरोही लोकसभा सीट, जहाँ काफ़ी हद तक इस सीट को भी हॉट सीट माना जा रहा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक साधारण आम कार्यकर्ता लुम्बाराम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से जालौर सिरोही की तरफ शिफ्ट किया गया है। तो वहीं यहाँ से लाल सिंह राठौड़ जो बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष की स्थितियाँ भी काफ़ी हद तक मजबूत दिखती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पे जालौर सिरोही के मतदाताओं में वैभव गहलोत के टिकट को लेकर के कुछ नाराज़गी थी कि पैराशूट कैंडिडेट को क्यों उतारा गया, आखिर हमारे लोगों को मैं तो क्यों नहीं मिल पाया। उससे लुम्बाराम के लिए भी अच्छा खासा वोट परसेंटेज उनकी पक्ष भी बढ़ सकता है। तो वहीं लाल सिंह राठौड़ जिनके समक्ष भी कुछ सहानुभूति जुट सकती हैं, उन्हें भी अच्छा वोट बैंक यहाँ से मिल सकता है। लेकिन वैभव गहलोत के भी साथ उनकी मिसेज ने भी प्रचार किया था, उनके पिताजी अशोक गहलोत और पूर्व जितने भी राजस्थान सरकार के मंत्री थे, उन्होंने भी इस सीट को लेकर के काफ़ी प्रसार किया। तो यहाँ पे अच्छा वोट बैंक खींचना चाहा कांग्रेस के लिए, लेकिन इस सीट पर तीनों की कड़ी टक्कर रहेगी और कौन सा कैंडिडेट जीतेगा वो बहुत कम मार्जिन से ही यहाँ से जीत होगी। अब बात कर लेता हूँ बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा सीट को लेकर के। सबसे चर्चित, पूरे भारत की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जिसपे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है और एक बार के सांसद है और एक बार के विधायक हैं बायतू से, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने और आरएलपी से आए उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बेनीवाल 2 बार बायतू से आरएलपी से चुनाव लड़े और चुनाव हारे हुए उम्मीदवार हैं, उनको यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहीं
भारतीय जनता पार्टी का बागी और रविंद्र सिंह भाटी, जो एक सर्व समाज के पड़ाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे ताल ठोकता है और अच्छी तरीके की चुनावी कैंपेन भी करता है। और पूरे जितने भी दल थे उन्होंने अपनी ताकत रविंद्र सिंह को हराने के लिए दोनों दल के स्टार प्रचारकों ने निभाई, लेकिन रविंद्र सिंह के पास में कोई स्टार प्रचारक न होकर के जनता का साथ था और उन्होंने अच्छा खासा वोट बैंक भी कन्वर्ट किया है यहाँ से। तो वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी और भी हैं, ताराराम मेहता, जिन्होंने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे और अच्छा वोट ले करके जा सकते हैं। ताराराम मेहता 50 से 60 हज़ार के करीब वोट अपनी तरफ खींच सकते हैं। जो ये 50 से 60 हज़ार वोट हैं, ये किसी उम्मीदवार को, जैसे कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय, तीनों में से किसी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। उनके जीतने के आसार बहुत कम हैं, लेकिन हराना किसी भी कैंडिडेट के लिए इनकी जिम्मेवारी, इनके जो वोट हैं वो किसी की हार बन सकते हैं। तो वहीं बात कर लेता हूँ कैलाश चौधरी की इस सीट पर। कैलाश चौधरी जो पूर्व कृषि मंत्री रहे, लेकिन यहाँ से बाड़मेर जैसलमेर से उनके प्रति जनता में नाराज़गी थी और उनसे नाखुश थे। उससे लेकर के उससे परेशान होकर के जनता ने किसी निर्दलीय के तौर पे जो चुनाव लड़ रहे थे रविंद्र सिंह भाटी, मूल ओबीसी, जो उनके साथ कन्वर्ट हुई और उनका अच्छा चुनावी माहौल भी बन गया। उनको चाहती थी सर्व समाज पड़ाव के बाद रविंद्र सिंह को यहाँ की जनता ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया कि मैं नामांकन करूँगा। 4 तारीख को उन्होंने नामांकन दाखिल किया और अच्छा वोट बैंक भी अपनी तरफ कन्वर्ट किया। उनको टक्कर उनकी उम्मेद आराम बेनीवाल से रहेगी। उम्मेद आराम बेनीवाल, जिनके साथ उनकी कम्युनिटी के लोगों ने एक तरफा वोटिंग की और उसके साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग और कुछ SC/ST के वोट भी उनके साथ कन्वर्ट हुए। तो यहाँ से इस सीट पे उम्मेद आराम बेनीवाल की भी काफ़ी हद तक स्थिति मजबूत दिखती हैं। तो उनका जो टक्कर है वो रविंद्र सिंह भाटी से मानी जा रही है, ना कि बीजेपी से। बीजेपी यहाँ पे तीसरे स्थान पे रह सकती हैं। उनकी रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेद आराम बेनीवाल जिनकी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी मजबूत स्थिति में है और एक निर्दलीय के तौर पे ये चुनाव जीतते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो वहीं बात कर लेता हूँ जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर के। जोधपुर लोकसभा सीट से यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार की सांसद हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया था और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल सिंचाई मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के। उनके सामने करण सिंह उचियाड़ा, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, करण सिंह उचियाड़ा, जिनको नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उनको भी यहाँ से जोधपुर से कांग्रेस पार्टी ने एक नया चेहरा, राजपूत जाति का जो फैक्टर है उसको ख़त्म करने के लिए एक नए उम्मीदवार, राजपूत समाज से किसी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चेहरा बनाया। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से मंजू देवी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं और यहाँ से निर्दलीय भी अन्यों के साथ इन तीनों गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह की स्थिति में से गजेंद्र सिंह शेखावत काफ़ी हद तक मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं। तो वहीं करण सिंह के साथ भी कुछ सहानुभूति, कुछ जो गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह के बीच में नाराज़गी चली थी, उनके समर्थक कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत इस सीट से काफ़ी हद तक मजबूत नज़र आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से जीतते हुए भी नज़र आ सकते हैं। ये था सीटों का समीकरण, कौन किस पर भारी है, किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दमखम है। इन कुछ डाटा इकट्ठा करके आप सब तक पहुंचाया हूँ। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर मेरी मदद करें। इसी तरह के तमाम वीडियो आपको आगे इस मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगे और आप अपना सहयोग और समर्थन ऐसे ही बनाए रखना। तब तक के लिए धन्यवाद।